हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रदीप। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारी नर्सेस किसी भी यूट्यूब चैनल पे या जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर पता लगता है कि मुझे भी फॉरेन में काम करना है या फिर वहाँ पे इतनी ज़्यादा सैलरी है। लेकिन उनको बेसिक कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं होते कि फॉरेन में कैसे काम कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं। वो जाते हैं सीधा ओईटी या आइल्स के डायरेक्ट उनके कोचिंग के सब्सक्रिप्शंस लेते हैं और फिर वहाँ पे थोड़े दिन में घूम घुमा के वापस आके बैठ जाते हैं। उन्हें बेसिक चीज़ें ही क्लियर होती नहीं है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर हो कि बाहर कैसे जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कितने पैसे लगते हैं या क्या तरीका है एग्जैक्टली बाहर जाके काम करने का। तो ठीक है, हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने इंडिया से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है या 12th तक कंप्लीट किया है अभी, अब उन्हें अगर हम बेसिकली नर्सिंग प्रोफेशन की ही बात करेंगे, उन्हें नर्सिंग में काम करना है किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, कहीं भी काम करना है तो या तो आप 12th के बाद ही जाओ स्टडी वीज़ा पे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप वहीं से अपनी बैचलर्स ऑफ नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग करो, जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं वहाँ से। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बड़े सिंपल हैं आपके, अराउंड अराउंड डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन विच कंट्री यू चूज़। आपके जो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होंगे अराउंड 55% या 60% आपके 12th में होने चाहिए और आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम में जो भी डिजायर्ड स्कोर्स होंगे वो होने चाहिए। उसके बाद आप वहीं से बैचलर्स ऑफ नर्सिंग करें और आप वहीं पे जॉब करें। तो ये तो एज सिंपल हो गया। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने बैचलर्स ऑफ नर्सिंग इंडिया से कर ली है। ठीक है, तो जिन्होंने इंडिया से कर लिया है अब उनके पास ऑप्शंस हैं दो। या तो वो स्टडी वीज़ा पे फर्दर एजुकेशन करने जाएं इन कंट्रीज़ में, दूसरा ऑप्शन वो वर्क वीज़ा पे जाएं इन्हीं कंट्रीज़ में। तो सबसे पहले हम स्टडी वीज़ा को लेते हैं। तो जब स्टडी वीज़ा की बात आती है तो उसके लिए भी हमें जैसे बीएससी नर्सिंग के लिए हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम देना था, ऐसे ही हमें मास्टर्स करने के लिए भी सेम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब वो उसमें हमें कितने मार्क्स चाहिए या बीएससी में कितनी परसेंट चाहिए, तो वो भी कॉलेज टू कॉलेज या फिर कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होगा। पर हम एक एग्रीगेट लेके चलें तो हमें अराउंड 60% होनी चाहिए हमारी या 55% होनी चाहिए हमारी बीएससी नर्सिंग में। और हमारे जो डिजायर्ड बैंड स्कोर है अराउंड 6.5 या 7 होना चाहिए। अब ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम कौन सा दिया है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम्स कौन कौन से होते हैं, आइल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, उसके अलावा पीटी, पियर्सन टेस्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, और उसके अलावा ओईटी, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो जहाँ तक मैंने पहले दो टेस्ट बताए आइल्स और पीटी, ये दोनों स्टडी वीज़ा के लिए अलाउड है। आइल्स तो एक इंटरनेशनली अप्रूव्ड एग्जाम है जो स्टडी, वर्क, इमिग्रेशन किसी भी पर्पज़ के लिए अलाउड है। लेकिन पीटी की बात करें वो केवल एकेडमिक्स मतलब ओनली स्टडी वीज़ा के लिए ही अलाउड है इन सब कंट्रीज़ में जिनका मैंने अभी नाम लिया। उसके बाद में ओईटी आता है, ये वर्क वीज़ा के लिए आता है। तो हमें पहले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे और उनकी जो फीस के स्ट्रक्चर्स हैं वो सब फुलफिल करने पड़ेंगे, तब हम वहाँ पे मास्टर्स करते हैं और उसके बाद हम वहाँ जॉब कर सकते हैं। तो चलो हम उसकी बात करते हैं जिसने स्कूलिंग इंडिया से करी, जिसने बीएससी नर्सिंग इंडिया से करी और वो वहाँ पे मास्टर्स नहीं करना चाहता है, वो डायरेक्ट जॉब करना चाहता है। तो उसके लिए बिल्कुल बेस से समझते हैं। जैसे इंडिया में हमें नर्सिंग में जॉब करने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी भी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए हम। जैसे राजस्थान में करने के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हरियाणा में करने के लिए हरियाणा नर्सिंग काउंसिल, दिल्ली में डीएनसी या दिल्ली नर्सिंग काउंसिल। ऐसे ही हमें उन कंट्रीज़ में एज ए रजिस्टर्ड नर्स जॉब करने के लिए वहाँ की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पे मैं राजस्थान से हरियाणा में कन्वर्ट करवाऊंगा तो वो एक बस कन्वर्टिंग फीस लगेगी और कोई मुझे एग्ज़ाम नहीं देना, और जो प्रोसेसिंग टाइम है करीब 2 महीने 1 महीने का, बस वो लगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन वहाँ हमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं। अब ये डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री होता है कि हम कैसे खुद को रजिस्टर करा सकते हैं वहाँ की नर्सिंग काउंसिल में। तो ये हम कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है, तो हम वो देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे डिफरेंट होता है। तो हम सबसे पहले यूके, आयरलैंड का एग्जांपल लेते हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ में जब हमें अपना नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान से जब मुझे यूके में कराना है, जैसे राजस्थान में स्टेट टू स्टेट नर्सिंग काउंसिल होती है, ऐसे यूके में होती है एनएमसी, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। तो मुझे
राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से मिडवाइफ एनएमसी में करवाना है, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल में, तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। वो क्या है, सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए मेरा। उसके अलावा मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कौन सा, जब मुझे वर्क वीज़ा के लिए जाना है तो मुझे ओईटी या फिर आइल्स करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे ओईटी का थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, या फिर आइल्स का। आइल्स बेसिकली हर प्रोफेशन का कोई भी इंसान दे सकता है, चाहे वो नर्सिंग से है, वो डॉक्टर से, या नॉन मेडिकल से भी, वो इंजीनियर है, वो एमबीए से है। इंटरनेशनली अप्रूव्ड एग्जाम है आइल्स। लेकिन ओईटी केवल मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ही जाता है। इसमें 12 मेडिकल प्रोफेशनल्स इंक्लूड किए गए हैं, सबको तो मैं नहीं नाम लूँगा, पर हाँ जैसे डेंटिस्ट है, एमबीबीएस है, नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट है, ऐसे बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशंस हैं। उन्होंने 12 मेडिकल प्रोफेशंस लिस्टेड किए हैं जिनके लिए ओईटी अलाउड है। तो हमें बेसिकली करना क्या होगा, पहले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम देना है, उसके बाद में किसी भी एक एजेंसी से मिलके हमें अपना नर्सिंग रजिस्ट्रेशन यहाँ के रजिस्ट्रेशन काउंसिल से वहाँ के रजिस्ट्रेशन काउंसिल में करवाना है। उसके बाद हम वहाँ जॉब देख सकते हैं। तो जॉब्स देखने में भी हमारी वही एजेंसीज हेल्प कर देती हैं। तो एक बार हमारा ओईटी का स्कोर आ गया या आइल्स का स्कोर आ गया, उसके बाद सब कुछ फ्री ही है। वो चाहे आप कहीं से भी करवाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई हमें लुभाता है कि ये मैं फ्री करा दूंगा, मैं फ्री करा दूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह से फ्री है ये। मैं आपको खुद लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उन एजेंसीज के जो ये सब फ्री कराते हैं, और जो हमेशा से कराते आए हैं लोग वहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और कंट्रीज़ की बात करते हैं हम। आयरलैंड में भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर है, हमें पहले अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, जो डिज़ायर्ड बैंड है वो लेने पड़ेंगे। अब डिज़ायर्ड बैंड भी कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यूके की, तो वहाँ पे हमें बी स्कोर चाहिए, बाकी सभी सेगमेंट्स में ओवरऑल तो बी तो चाहिए ही, उसके अलावा रीडिंग राइटिंग बाकी सब में बी चाहिए। केवल राइटिंग में हमें C+ चल जाएगा। बी ग्रेड मतलब ये आइल्स के 7 बैंड जितना हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, तो वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू यूके, आयरलैंड ज़्यादा हार्ड पड़ता है वहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनना। क्यों बनता है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि सबसे पहले जैसे इसमें हमने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम दिया है, वैसे ही वहाँ पे भी पहले हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम देना है। उसके बाद में उन्होंने एक एग्ज़ाम और कंडक्ट किया है, एंक्लेक्स, नेशनल काउंसिल लाइसेंसुअर एग्जामिनेशन। तो पहले हम अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हम एंक्लेक्स के लिए खुद को एलिजिबिलिटी प्रूव करेंगे कि हम एंक्लेक्स देंगे। उसके बाद में वो हमारा एंक्लेक्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। जब वो भी हो जाएगा, उसके बाद हमारा ओस्की करवाएंगे। ओस्की मतलब ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, की हम प्रैक्टिकल में कितनी नॉलेज रखते हैं, कि क्या हमने जो बीएससी नर्सिंग इंडिया से करी है उसमें हमने इतना सीखा है कि हम वहाँ पे काम कर सकें। तो उसको भी वो एसेस करेंगे। तो मतलब पहले हमने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में हमने एंक्लेक्स क्वालिफाई किया, इसके बाद में हमने ओस्की क्वालिफाई किया। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स आती हैं, जबकि यूके, आयरलैंड में जाने के लिए हमें बस सिंपल एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम देना होता है। तो एज़ कम्पेयर टू इन कंट्रीज़ के, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना ज़्यादा इजी होता है, इसलिए लोग उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। और ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ हो जाती है जब आपको इतने स्टेप्स में से गो थ्रू होना पड़ता है। तो जैसे हम यूके जाना चाहें तो हमें अपने स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एनएमसी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद हम वहाँ की एनएचएस, नेशनल हेल्थ सर्विसेज के हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं। ऐसे ही हमें ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपरा, AHPRA, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेटरी एजेंसी में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसकी 3 स्टेप्स मैंने बताई दी हैं आपको, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम, उसके अलावा एंक्लेक्स, उसके अलावा ओस्की। ये स्टेप टू स्टेप चलता है। उसके अलावा अगर हम कनाडा में काम करना चाहें तो कैनेडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसकी भी सेम 3 स्टेप्स हैं। हमें पहले अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम, उसके बाद एंक्लेक्स, और फिर उसके बाद में हमें करना पड़ेगा ओस्की। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करना चाहते हैं, डायरेक्टली इंडिया से जो फॉरेन में या अब्रॉड जॉब करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम दें, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट करवा के डायरेक्ट जॉब लें, ना कि 2-3 साल या 1-1.5 साल का वेट करके इन कंट्रीज़ में जाएं। इसलिए एज़ कम्पेयर टू इन कंट्रीज़ के, किन कंट्रीज़ के, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, आयरलैंड में जाना ईजी होता है। तो लेकिन इसके लिए हमें जो ओईटी का एग्ज़ाम या आइल्स का एग्ज़ाम देना होता है, यार ये मैं बोलूँगा कि ओईटी एज़ कम्पेयर टू आइल्स ईजी है, क्योंकि उसके अंदर जो इंग्लिश के फ्रेजेस होंगे, या उसके अंदर जो इंग्लिश के हमारे स्पीकिंग होगा, या फिर जो राइटिंग टास्क होगा,
या फिर जो रीडिंग के भी होंगे वो किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं। हो सकता है वो एमबीए सेक्टर के देखने को मिले आपको, या हो सकता है वो आपको बीटेक सेक्टर के देखने को मिले। लेकिन जब आप ओईटी करेंगे तो जो भी आपको फ्रेजेस मिलेंगी, जो भी पैराग्राफ्स मिलेंगे, वो सब मेडिकल प्रोफेशंस के मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इतना ईजी है, इतना भी ईजी नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, फिर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि मेरा एक जो मैंने अटेम्प्ट दिया वो ख़राब हो गया, अब मुझसे तो नहीं हो रहा मेरा ऑलरेडी, क्योंकि वो एग्ज़ाम इतना एक्सपेंसिव है। अराउंड 35,000 रुपीज़ लगते हैं उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। तो जो लोग भी हमें इसके बारे में नॉलेज देते हैं, वो हमें नॉलेज बाद में देते हैं। पहले वो बोलते हैं आ जाओ मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, वहाँ पे देंगे नॉलेज, और वहाँ भी वो कोई नॉलेज नहीं देते हैं, वो आपका फुद्दू बना देते हैं। तो सबसे बड़ी बात, आपको बिल्कुल बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, यही मेरा एम था। इसलिए मैंने ये बताने के लिए कि आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आप 12th के बाद जाओ, या आप बीएससी के बाद स्टडी पे जाओ, या फिर आप बीएससी के बाद सीधा वर्क परमिट पे जाओ। अब आप कहाँ जाओ, कैसे जाओ, ये तो आपको ही डिसाइड करना है। जो लोग 12th के बाद जाते हैं वो लोग क्यों जा पाते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली से ऑलरेडी कोई ना कोई वहाँ होता है, उन्हें इतनी नॉलेज होती है कि करना क्या है, कैसे करना है। क्योंकि 12th के बाद हम इतने मैच्योर भी नहीं होते हैं कि एक अलग कंट्री में जाके एस्टेब्लिश हो जाएं, पर वो लोग कर पाते हैं क्योंकि उनका कोई सपोर्ट होता है। तो हम लोग तो बेसिकली बीएससी के बाद ही ऐसा सोचते हैं कि कैसे जा सकते हैं, तो उसके लिए बेसिक नॉलेज मैंने प्रोवाइड कर दी है। और रही बात कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज़ करने की, तो उसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यहाँ ज्वाइन करो, वहाँ ज्वाइन करो, पर आप जहाँ भी ज्वाइन करो, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखना अपने माइंड में कि जो आपको कोचिंग कराता है, क्या उसने खुद ने ओईटी का एग्ज़ाम कभी दिया है? अगर उसने खुद ने दिया है तो उसका खुद का क्या रिजल्ट रहा है, ठीक है। और एक ये है कि क्या वो हर रोज़ आपके जो राइटिंग के लेटर्स है वो एसेस कर रहा है। मैं ओईटी के लिए स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, इसमें लोगों को बहुत पागल बनाया जा रहा है। तो क्या आपके डेली बेसिस पे राइटिंग के लेटर्स इवेलुएट हो रहे हैं? क्या आपकी स्पीकिंग डेली करेक्ट हो रही है? क्या आपको इनके मार्क्स बताए जा रहे हैं कि आपके कितने आ रहे हैं, ताकि आप एक टाइम पे जब आपके डिजायर्ड स्कोर आने लगे 350 से ऊपर आउट ऑफ 500, तो आप कह सके कि हाँ भाई अब मेरे स्कोर आ रहे हैं, अब मैं बुक कर देता हूँ। अगर ये नहीं हो रहा है, अगर आपकी रीडिंग और लिसनिंग में वो आपको पॉडकास्ट के लिंक नहीं दे रहे हैं, या वो चीज़ें नहीं बता रहे हैं क्या करना है, तो फिर आप ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं जाएं, अपना पागल नहीं कटाएं, टाइम बर्बाद नहीं करें। तो ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप पहले ही बात करें क्या डेली मुझे इन चीज़ों में असिस्टेंस मिलेगी। अगर वो दे रहे हैं देन गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मैं नॉलेज स्प्रेड करना चाह रहा था। थैंक यू।